नमस्कार दोस्तों। एक गीत है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कमोबेश आज की डेट में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से मुस्कुराते हुए और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में है, उनको किसी बात का डर नहीं है और वो जो है अब सरकार बड़ी मजबूती से चलाएंगे, एनडीए सरकार बड़ी मजबूत है और इस तरह से तमाम सारे संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार अब नॉर्मल दिख जाते हैं। तो इसी पर स्थिति यह है कि आखिर यह हालत है क्यों। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करी है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक और इसलिए उनका रायबरेली से चुनाव रद्द किया जाए। राहुल गांधी 2004 से 2009 तक सांसद रहे, 2009 से 2014 तक सांसद रहे, 2014 से 2019 तक सांसद रहे और फिर उसके बाद में 2019 से 2024 तक सांसद रहे और अब फिर सांसद। अब तक उनकी नागरिकता पर सवाल नहीं था, लेकिन अब ये वैसे ही है जब श्रीमती सोनिया गांधी को इन्हें लगता था कि कहीं वो प्रधानमंत्री ना बने तो शोर मचाते थे, विदेशी महिला और ये और न जाने क्या क्या। अब वो नहीं आता है, पता नहीं कहां से कौन सी इन्होंने संहिता पढ़ी है, कौन सी चाणक्य नीति पढ़ी है, कहां पढ़ी है और चाणक्य क्या था, कौटिल्य क्या था, इसका पता नहीं। लेकिन चिल्लाते थे एक विदेशी महिला का जो बेटा है वो ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं नहीं लिखा है, सारी किताबें मैंने पढ़ डाली, जो कहते हैं चाणक्य कौटिल्य सबकी पढ़ने के बाद मुझे कहीं नहीं दी। और मुझे लगता है चाहे जो चाहे पढ़ ले, किसी को नहीं मिलेगा। इन्हें तो ये तक नहीं पता है कि चाणक्य कौन था, कौटिल्य कौन था और क्या है। बहरहाल इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। तो यह स्थिति ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी घबराए हुए, डरे हुए हैं और इस डर के कारण इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। वही उनकी सहयोगी पार्टियां अपने विपक्षी दलों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही हैं। जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, सारे नियमों कानूनों और सबका उल्लंघन कर रही हैं, हाई कोर्ट के आदेशों तक का उल्लंघन कर रही हैं, उससे पता चलता है कि वो कहां है। भ्रष्टाचार के मामले हो, दूसरे और मामले हो, सामने आ रहे हैं और तमाम निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए हैं, परीक्षा भर्ती के मामले सामने आ गए हैं और इन सब मामलों को लेकर के संसद में लड़ने की तैयारी राहुल गांधी ने शुरू कर दी। राहुल गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के अखिलेश यादव भी खड़े हैं, तेजस्वी भी खड़े हैं और तमाम सारे नेता खड़े हैं। वहां ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं और इधर उद्धव ठाकरे चुनौती दे रहे हैं। उधर डीएमके हो या और साथी हो, वो भी बिल्कुल खुलकर साथ खड़े हैं। तो अब राहुल गांधी की टीम नरेंद्र मोदी को डरा रही। इस डर के कारण उनके लोग उल जलूल बातें कर रहे हैं। कोई खुद को आदिवासी बताता है और कोई आदिवासियों का डीएनए पूछता है। इस तरह की स्थिति आ गई है। तो चलिए इसी पर आता हूं कि क्या है मसला। आप सब जान रहे हैं कि पिछले 9 दिनों में 3 जो है पेपर रद्द हुए हैं और 3 पेपर में से उनके एग्जाम हो रहे हैं या होने हैं या और शेड्यूल में। पहले नीट के कुछ लोगों के पेपर रद्द किए गए, उनके दोबारा होंगे 1500 कुछ का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया। उसके अलावा जांच रिपोर्ट में आ गया है, बिहार से पूरी अपनी रिपोर्ट लेकर के वहां के जो प्रमुख हैं जांच कमेटी के, वो आकर के आ गए हैं, एनटीए के ऑफिसर्स से मिल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स
कि कैसे कैसे पेपर लीक हुआ है, क्या क्या धांधली हुई है, और उसके पूरे सबूत हैं। इसलिए यह पूरी परीक्षा थी वही रद्द होनी चाहिए। इसको लेकर के राहुल गांधी इसी बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब गड़बड़ी हुई है तो फिर हर चीज निष्पक्ष होनी चाहिए। एनटीए फेल रहा है, जो नरेंद्र मोदी ने बनाया है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो पूरी तरीके से फेल रहा है और वो अब तक विवादित ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसके अंदर जो लोग भरे गए वो सब संघी थे और उन संघियों ने मिल करके धांधली करी। तो यह एक बड़ी चीज, और इसमें मोदी सरकार का संरक्षण रहा। दूसरी चीज इसके बाद में आती है कि नरेंद्र मोदी जिन पुलों का उद्घाटन करते हैं, जिन सड़कों का उद्घाटन करते हैं, वो चंद दिनों में, चंद महीनों में ही दरक जाती। सबसे बड़ा उदाहरण 18,000 करोड़ रुपए में मुंबई में नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु के नाम से जो है उसका उद्घाटन किया। वहां पर बनना प्रस्तावित था तब से जब कांग्रेस सरकार थी, लेकिन वो कंप्लीट हुआ चूंकि, तो ठीक है, इनको अधिकार था। इन्होंने इस तरह से इसका प्रचार किया कि लगा कि दुनिया का सबसे अच्छा पुल बना दिया है और न जाने क्या क्या कर दिया है, लागत से अधिक पैसा लगा दिया, 18,000 करोड़ रुपया लगाया, और साहब वो पुल 6 महीना नहीं चल पाता। स्थिति हुई कि दरक गया और तमाम जगह दरक गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन सी चीजों का, किन भ्रष्टाचार से बनी चीजों का उद्घाटन करते हैं। इसके पहले इसी तरीके से बिल्कुल गुजरात में हुआ था। गुजरात में जिस पुल का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था वो दरक गया था, और वो कुछ ही दिनों में दरक गया था। और इसी तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और उद्घाटन के तीसरे ही दिन वो दरक गए। वहां पर भी वही स्थिति हुई और यही स्थिति जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी देखने को मिली थी। तो यानी आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार का जो मॉडल है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमता है। अब इर्द गिर्द क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके इर्द गिर्द सभी यही होते, चाहे अजीत पवार हो, जिन पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते थे, उनकी पत्नी पर आरोप लगाते थे 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का, और उन दोनों में नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। खुद नरेंद्र मोदी लगाते थे और जब वो नरेंद्र मोदी के साथ आ गए क्लीन चिट दे दी। इसी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा को आरोप लगाते थे और उनके ऊपर बुकलेट जारी की थी, और फिर जब वो आ गए तो सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं और सब ठंडे बस्ते में चलाए। इसी तरह मुकुल रॉय हो, उनके खिलाफ तमाम आरोप थे और वो भी इनके साथ आ गए, सब ठंडे बस्ते में चला गए। इसी तरीके से सिंधे गुट हो, उसके ऊपर आरोप थे, सब ठंडे बस्ते में चले। तो इस तरह से आरोप, प्रफुल्ल पटेल हो या और कोई हो, तो इस तरह से इतने ज्यादा लोग। इसी तरीके से तेलुगु देशम के जो प्रमुख हैं, और उनकी स्थिति ये होती है चंद्रबाबू नायडू की कि वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं। उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई अटकी हुई थी ईडी की और सारी चीजें थी, लेकिन वो इनके साथ आ गए, गठबंधन कर लिया, तो साहब पूरी छूट हो गई। जेल रहे थे, जेल से जमानत पर छूटे, और जो इनके सहयोगी हुआ करते थे उस समय नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने उन्हें जेल भेजा था, वो आज विपक्ष में है, चुनाव हार गए हैं। ऐसी स्थिति में वाईएसआर रेड्डी की जो पार्टी है उसके प्रमुख, और उनके घर पर चलता है पहले बुलडोजर, वो हाई कोर्ट जाते हैं, स्टे लाते हैं, और उसके बाद में उनके दफ्तर पे भी चल जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से बदले की भावना से, नफरत से काम किया जाता है। तो जगन रेड्डी जो हर मुश्किल की घड़ी में नरेंद्र मोदी के साथ रहे, आज उन्हीं के सहयोगी किस तरीके से उन पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। उनका ऑफिस भी तोड़ रहे हैं, घर भी तोड़ रहे हैं, सब कुछ तोड़ रहे हैं।
तो यह नीति है। तो यह स्थिति है कि भ्रष्टाचारियों को वो देते हैं। बिहार में अभी आप याद करिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक पुल बना था 12 करोड़ में, और उस पुल को कुछ होता उसके पहले वो टूट गया, अभी एक और पुल टूट गया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो घोटाले हुए हैं वो भी सब सामने है। बाकी तमाम सारे सामने आ रहे हैं, रोज ब रोज आ रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जिस तरीके की स्थिति है, एनटीए ने जिस तरीके से किया है, 9 दिन में 3 जो परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे यूजीसी सीएसआईआर नेट का पेपर हो, सब रद्द हुए। एक में करीब 24 लाख अभ्यर्थी हैं, एक में करीब 10 लाख अभ्यर्थी हैं, एक में करीब 9 लाख अभ्यर्थी हैं। तो आज समझ सकते हैं कि करीब करीब जो है 43 लाख जो है युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है, फंस गया है। और उनके साथ क्या क्या अन्याय हुआ है, क्या हुआ है, ये सब कुछ सामने। तो वो स्टूडेंट्स राहुल गांधी से मिलते, इधर नरेंद्र मोदी की एक दलित प्रोटेम स्पीकर ना बने उसके लिए, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से, उसके लिए साजिश रची जाती है, सारे नियमों को दरकिनार किया जाता है। और जब इस तरह का काम किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस आवाज उठाती कि यह तो संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है। क्योंकि के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद बने थे, 8 बार सांसद रहे, 1989 से सांसद हैं। और जिन्हें मेहताब को बनाया गया है, भर्तृहरि मेहताब को, वो एक उच्च कुलीन घर से आते हैं, तो जो ब्राह्मणवादी चेहरा है वो दिखाई देता है नरेंद्र मोदी का, वो दिखाई देता है संघ का वह चेहरा जो दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, आदिवासियों से नफरत करते हैं, और इसलिए उन्हें नहीं बनाया जाता है और भर्तृहरि को बनाया जाता है। और भर्तृहरि मेहताब जो है, उनकी स्थिति यह है कि वो सबसे पहली बार 1998 में एमपी बने थे, जबकि के सुरेश 1989 में पहली बार बने। तो आप इससे समझ सकते हैं, और वो 8 बार के एमपी हैं और ये सिर्फ 7 बार के, बावजूद इसके यह स्थिति होती है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, क्योंकि दलित पिछड़ों और आदिवासियों अल्पसंख्यकों पर हमले करने की नियत है, और दिखाने के लिए चाहे राष्ट्रपति के पद पे बैठा देंगे, चाहे किसी और मंत्री के पद पर बैठा देंगे और कहेंगे देखिए हमने बना दिया आदिवासी को, हमने बना दिया दलित को, हमने बना दिया अल्पसंख्यक को। और वास्तविकता यह है कि ये उनसे नफरत करते हैं। इसका उदाहरण है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं स्पष्ट तौर पे कि आदिवासी भारतीय हिंदू है या नहीं है, इसलिए इनका डीएनए टेस्ट कराएं। अब आप समझ लीजिए कि आदिवासी हैं भी कि नहीं है, इसलिए उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे। ये डीएनए टेस्ट कराएंगे, ये बताएंगे आदिवासी आदिवासी है, वो इस देश के सबसे पहले मालिक हैं, इस धरती के पहले मालिक, और उनको आप इस तरह अपमानित करते हैं। तब किरण रिजिजू अपने बचाव में क्या कहते हैं, मैं एक आदिवासी समुदाय से आता हूं इसलिए मुझ पर कांग्रेस हमला कर रही। शायद आपको पता भी नहीं रहा होगा आपसे पहले कि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार परिवारवादी जो हैं और लगातार सत्ता के साथ रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो सदैव उस कुलीन वर्ग से भी ज्यादा स्थिति के व्यक्ति रहे और खुद को अब यह दिखाते हैं। तो यह दर्शाता है कि जब ये लोग फंस जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जैसे फंस जाते हैं, तब कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, मैं नीच जात से हूं। इसी तरीके से अब यह किरण रिजिजू कह रहे हैं, ये वही किरण रिजिजू हैं जो देश के गृह राज्य मंत्री रहे, देश के कानून मंत्री रहे और तमाम चीजों के मंत्री रहे, और अब संसदीय कार्य मंत्री इनके पिता रहे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये
क्या कहते हैं। तो इस तरह की जब बात कहते हो, फंस जाएं तो यह बोले, तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो नियम के तहत और मोदी जी के सब जन हिताय सब जन सुखाय और सब समाज के जो उनके मंत्र है उसके लिए काम करूंगा। अब आप समझ लीजिए, वो देश के लिए काम नहीं करेंगे, संविधान के मुताबिक काम नहीं करेंगे, परंपराओं के मुताबिक नहीं करेंगे, और जब सवाल उठाया जाएगा तो दलित के नाम की या आदिवासी के नाम की या अल्पसंख्यक के नाम की वो चादर ओढ़ेंगे, उसकी ढाल बनाएंगे। तो वह लोग, बहरहाल राहुल गांधी ने फैसला कर लिया, इसलिए इनको ये डर दिख रहा है, इसलिए बार बार यह बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उन बच्चों से मुलाकात की जो बच्चे नीट के परेशान हैं, जिनकी परीक्षा और सब कुछ है। वो बच्चे कहते हैं हम कितनी परीक्षाएं दें, आज परीक्षा, कल परीक्षा, परसों परीक्षा, परीक्षा फार्म, परीक्षा और फिर परीक्षाएं रद्द। तो लगातार यह क्रम चल रहा है। और जिस तरीके से ये परीक्षाओं में धांधली करने के जो मास्टरमाइंड होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो धांधली कराती हैं और धांधली करा के पैसा लूट के भाग जाती हैं। गुजरात की ही वो कंपनी है जिस कंपनी ने यूपी में सिपाही भर्ती का पेपर बनाया था और वो किया था, कंडक्ट किया था, और उसने जिस तरीके से किया, एजुटेक करके है, और उसका जो मालिक आ रहा है वो विदेश अमेरिका भाग गया, जैसे ये हो गया। अब आप समझिए, वो अमेरिका भाग जाता है, उसे भागने की परमिशन मिल जाती है, जैसे रेवन्ना का आपने देखा था, भाग गया था उस मौके पे, सबूत नष्ट किए गए, और जब वो आता है, जब सब मैनेज हो जाता है, नरेंद्र मोदी बचाव के लिए आ जाते हैं। तो इससे आप समझिए, इसलिए राहुल गांधी ने पूरी प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, एनडीए सरकार को घेरने का फैसला किया, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत है। राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े अखिलेश यादव भी संसद में, और फायर ब्रांड जो महुआ मोइत्रा है वो भी संसद पहुंच गए, और इसके अलावा तमाम सारे वो लड़ाके पहुंच गए हैं जो राहुल गांधी कहते हैं हमारे बब्बर शेर। तो वो बब्बर शेरों के साथ अब राहुल गांधी इस इंतजार में, तब किरण रिजिजू कहते हैं हमने और नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था कि यह सत्र बड़ी शांति से अच्छे माहौल में गुजर जाए, कोई ऐसा काम ना हो, कोई सवाल जवाब ना हो, बस सिर्फ एक उनका भाषण हो, अभिभाषण हो राष्ट्रपति का, और सबकी शपथ हो, धन्यवाद हो और काम खत्म हो। ये क्या मतलब है इसमें? अरे भाई, जल रहा हो, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, बंसी नहीं था, वायलिन था, तो वो वायलिन बजा रहा था। तो वायलिन को अब स्थिति है कि क्या कांग्रेस पार्टी वायलिन बजाती रहे? नहीं, यह तो नहीं। अब विपक्ष की भूमिका में है, मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, अधिकृत रूप से है, तो अब जवाब तो मांगेंगे और लड़ेंगे जनता के लिए। इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम अब परेशान है कि क्या करें, किस पर डालें जिम्मेदारी, किस पर वो करें, किसका ठीकरा फोड़ा जाए। तो रेल के मामले में फोड़ने के लिए एक बेचारे जिसको 4 दिनों से लगातार ड्यूटी ली जा रही थी, उस ड्राइवर पर फोड़ा जाता है। रेल दुर्घटना ऐसे ऐसे करके निपटाई जा रही, रेलों में गड़बड़ है तो ये आएगा, उधर अब भर्ती में गड़बड़ है तो किसको बनाया जाए मोहरा, तो उसके लिए अब मंथन चल रहा है। उसके लिए आरएसएस मुख्यालय से संपर्क किया जा रहा है कि सब तो आप ही के अपॉइंट कराए हुए हैं ये लोग। राहुल गांधी जो कहते हैं कि आरएसएस के लोग अपॉइंट कराए हुए हैं, बिल्कुल सही है। अब आरएसएस मुख्यालय से चर्चा चल रही है कि किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, तो वह चल रहा है, कैसे नरेंद्र मोदी को सेव किया जाए, बचाया जाए, तो यह चल रहा है। तो यह खेल, इसलिए ये मुस्कुराते दिखना चाहते हैं, दिखते हैं, लेकिन इन सब के इस समय भाषण बयान देख लीजिए, सब झल्लाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और यही बौखला अच्छी लग रही, क्योंकि राहुल गांधी का कांग्रेस का आक्रामक होना, पूरा देशव्यापी आंदोलन होना और सवालों पर घेर लेना, यही
बदले की भावना से नहीं, सच्ची नीयत से, जनहित के लिए किसी के यहां बुलडोजर नहीं चलाएंगे, हम सही सवाल करेंगे। इन सवालों से ही डर लगता है, वही डरे हुए नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, और यही उनकी घबराहट आज साफ दिखाई दे रही है।